Good morning, students. We are here to tell you about the MBA third semester course. We are covering this only Unit 1. Your subject is Decision Support System and MIS. Unit 1 has MIS, मतलब Management Information System. I'll be bilingual, दोनों भाषीय रहेगा, तो इंग्लिश में भी और हिंदी में भी आपको समझ में आना चाहिए। जब हम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि व्हाट इज एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस पॉलिसी इज। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में सारी चीजें इंक्लूड होती हैं जो आप में जो सिस्टम को हम सपोर्ट करते हैं। सब सिस्टम का मतलब है जो एम आई एस का मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये यू शुड नो दैट टुडे द बैकबोन ऑफ आईएएस जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसकी जो बैकबोन है वो क्या है? इट इज नोन एज जो वर्ल्ड वाइड वेब आप यूज करते हो, इंटरनेट यूज करते हो, लोकल नेटवर्क एरिया नेटवर्क यूज करते हो। ये बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जैसे कि ईडीआई, ईआईएस, ईआरपी, एससीएम, जो सारे के सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम में काम करते हैं। वी आर शेयरिंग विथ यू द सेकेंड स्लाइड। जो सेकेंड स्लाइड है आपकी, उसमें एक्चुअल में एमआईएस क्या होता है। अब एमआईएस इज इक्वल टू द मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट किस चीज का? मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट प्रोसेसिंग, कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द डिसीजन मेकिंग। मीन्स जिससे भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीजें जो भी कंपोनेंट्स यूज किए जा रहे हैं उनको तरीके से प्रोसेस किया जाए, सुचारू रूप से चलाया जाए, कलेक्ट किया जाए, इकट्ठा किया जाए। देन यू हैव टू स्टोर देम और फिर उसी इंफॉर्मेशन को सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो एमआईएस इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन प्लस सिस्टम। मैनेजमेंट इज समथिंग डिफरेंट, इंफॉर्मेशन जो दूसरों को दी जाती है यानी कि सोचना, और सिस्टम जो पूरी सुचारू प्रणाली बनाई गई है उसे हम सिस्टम कहते हैं। यहाँ पर इंफॉर्मेशन सिस्टम काम कैसे करता है? जब हम इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन सिस्टम मेड अप ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट सिग्निफिकेंट पीपल, प्लेसेस, थिंग्स। अब सिग्निफिकेंट प्लेसेस मतलब खास करके किसी भी इंफॉर्मेशन जो सिस्टम का संगठन होता है उसके चारों तरफ एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जिसमें कौन होते हैं? उस एनवायरनमेंट में लोग होते हैं, सिग्निफिकेंट पीपल होते हैं, जगह होती है, प्लेस होती है, और चीजें होती हैं यानी कि वस्तुएं होती हैं जो कहाँ काम करती हैं। दे फंक्शंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ यू कैन सी द डायग्राम। डायग्राम में आपको दिख रहा है दो डिवाइसेस दिख रही हैं, एक इनपुट सोर्स है और एक आउटपुट सोर्स है। यानी कि इनपुट और आउटपुट सोर्स जो बताए गए हैं, एक बाहरी और एक अंदर, तो दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। इंटरकनेक्टेड है किस मामले में? इंटरकनेक्टेड है वो जब यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोसेस की जाती है या इंफॉर्मेशन दी जाती है, और इसके बाद यहाँ पर उन दोनों में इंफॉर्मेशन तरीके से पहुंची है कि नहीं पहुंची। अब ये दो कौन व्यक्ति हैं? एक तरफ होता है कस्टमर, एक तरफ होता है सप्लायर, और बीच में रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कोई भी संस्था। जब भी कोई कस्टमर अगर हमारे पास होता है तो ऑर्गेनाइजेशन प्लेज अ मेजर रोल, क्योंकि वो उसको सप्लायर्स तक या सप्लाई करता है अब चीजें। तो यहाँ पर एजेंसी भी है, कॉम्पिटिटर्स भी हैं, कस्टमर्स भी हैं, सप्लायर्स भी हैं। एजेंसी और कॉम्पिटिटर्स अपन ने इसलिए नहीं बोला है कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका प्रतिस्पर्धी कॉम्पिटिटर भी होता है। तो you will understand after seeing this diagram. The system is made up of information about significant people, places, things which takes place a major role within the organization or the environment surrounded. बट एक्चुअल में वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट कैसे काम करता है। अब जो मैनेजमेंट है क्या करता है? मैनेजमेंट मीन्स मैनेजिंग। मैनेजिंग व्हाट? कोई भी व्यवसाय यानी कि बिजनेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संस्था, और कैसे उसका गोल वो अचीव करते हैं बाय मीटिंग द डिमांड्स ऑफ द पीपल। जो डिमांड बाहर चाहिए उस डिमांड को अंदर ऑर्गेनाइजेशन कैसे मीट कर पाएगा।
तो उसके लिए वो फर्स्ट उसको 5 जनरल रोल्स प्ले करने पड़ेंगे। कैसे करने पड़ेंगे? पहला, फंक्शन करेगा। फंक्शन का मतलब है कोई भी चीज की चाहिए, जरूरत है, जो डिमांड है, उस डिमांड को पहुंचाने के लिए कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। उस आवश्यकता को पूरी करने के लिए आप कहाँ जाएंगे? प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग कैसे करेंगे? आपको बैठ के पूरा फ्रेम तैयार करना पड़ेगा, तब जाके चीजें ऑर्गेनाइज होती हैं। ऑर्गेनाइज का मतलब है जब आपने फंक्शंस तैयार कर लिए कि यहाँ यहाँ मेजर रोल प्ले होना है, उसके लिए आपने प्रॉपर प्लानिंग कर ली, फिर उसके बाद उनको ऑर्गेनाइज करना है, यानी कि उस जगह पर, यानी कि सप्लायर्स के पास, यानी कि कस्टमर्स के पास आपकी चीजें पहुंच जाएं। फिर उसके बाद होता है आपका स्टाफिंग। अब स्टाफिंग मतलब आपका पूरा स्टाफ मेंबर्स वो कैसे आपके अंडर काम करेगा, मतलब आपका कंट्रोल उस तरफ कैसा है, और आप उसको एक कैसे दिशा दे सकते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? इंफॉर्मेशन सिस्टम संस्था से भी जुड़ा है, सिस्टम से भी जुड़ा है, यानी कि कंप्यूटर से भी जुड़ा है। जब भी हम किसी भी फिजिकल इक्विपमेंट्स की बात करते हैं तो उसमें फिजिकल यानी कि टेंजिबल सारे सोर्सेस उसमें इंक्लूड होते हैं। अब यहाँ अगर हम बात करें आपसे इंफॉर्मेशन सिस्टम की, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूड्स ऑफ नेटवर्किंग, ह्यूमन रिसोर्सेज। नेटवर्किंग मीन्स कनेक्टिविटी, ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स जहां पर आपको लोगों की जरूरत पड़ने वाली है। डेटाबेस वेयर यू कैन रिकॉर्ड ऑल द इनपुट्स और द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर needs. And coming to the software and the hardware, that is the basic things which your database has, that is the includes into software and in the hardware. Next slide includes द फंक्शनिंग ऑफ एम्पायर्स। जब भी हम किसी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे मेजर रोल होता है किसी भी व्यक्ति का प्रॉपर डिसीजन लेना। तो वो डिसीजन मेकिंग एक एंड रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि अगर आपका डिसीजन पावर स्ट्रॉन्ग है, यू विल बी एबल टू मैनेज एवरीथिंग, यू कैन इम्प्रोवाइज द थिंग, यू कैन मेक द डिसीजंस प्रॉपरली। तो उससे क्या होगा? आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। व्हेन योर डिसीजंस आर स्ट्रॉन्ग, obviously your working efficiency will get better and better, and then you can have proper connectivity with the people. ऑब्वियसली जब भी कोई संस्था काम करती है तो उसके पास हैंड्स होने चाहिए। हैंड्स का मतलब है उसके पास सोर्सेज होना चाहिए, रिसोर्सेज होना चाहिए। तो वो रिसोर्सेज के लिए उसको प्रॉपर कनेक्शंस चाहिए, लोग चाहिए, जहाँ पर वो अपनी जो चीजें हैं, जो लोगों की डिमांड है, उन तक वो डिमांड पहुंचा सके। Then the important part is what are the characteristics of MIS। जब हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करते हैं तो एमआईएस में क्या चीजें होती हैं? एमआईएस पे सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपका, वो है मैनेजमेंट डायरेक्शन। अब जब मैनेजमेंट डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो मैनेजमेंट डायरेक्टेड क्या होता है? अभी हमने पहले बताया था कि जब मैनेजमेंट फंक्शन काम करता है, जब हम आपको बता रहे थे कि उसमें प्रॉपर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग होना चाहिए, इसी से रिलेटेड है। जब हम फंक्शंस की बात कर रहे थे आपसे तो प्लानिंग की बात कर रहे थे। ये क्या है प्रोसेस? जहां पर आप पूरी प्लानिंग कर रहे थे, जहां पर आप गोल्स, एक्शंस, डिटर्मिनेशंस, जो भी स्ट्रैटेजीज आप यूज कर रहे थे टू पुट इनटू द एक्शंस, और योर रिसोर्सेज आर नीडेड टू अचीव योर गोल्स। फिर आपने ऑर्गेनाइजिंग की हमने बात की थी। तो ऑर्गेनाइजिंग क्यों होता है? ऑर्गेनाइजिंग इज टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द workers so that they can work together. Then coming on to the staffing part. Staffing part is the major role where you have to get a proper recruitment. Proper staff होगा, आपकी चीजें अच्छे से build होंगी, you can build a good team, you can lead that good team, and unless and until you are not having the, or you are having the proper selection of staff. देन कमिंग ऑन टू द लीडिंग पार्ट। लीडिंग में आपको पहले ही मैंने समझाया था कि लीडिंग का मतलब होता है किसी भी, जब तक किसी भी संस्था का विजन नहीं होता है, सो वो विजन नहीं होगा तो आप अपना मिशन पॉसिबल नहीं कर सकते। तो आर्टिकुलेटिंग अ विजन क्या करता है? एक तरीके का विजन होता है दैट गिव्स एन एनर्जी टू द एम्प्लॉयज एंड ऑल्सो इंस्पायर्स एंड मोटिवेट्स द पीपल। इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द पीपल। आपके पास जितना भी हौसला होगा, जितना भी विजन होगा, प्रॉपर सब चीजें सिंक्रोनाइज्ड वे में चलती हैं, तो यू कैन इन्फ्लुएंस पीपल। And then the last part is the controlling part. When we talk about controlling part, this is to evaluate.
कि हमने कितना अचीव करना है और हमने कितना अचीव किया है, एंड हाउ वी कैन इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पीपल बाय टेकिंग ऑल द नेसेसरी एक्शंस। उसी से जो रिलेटेड हमने आपको यहाँ ये बता रहे थे कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जब भी हम किसी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जब ये फंक्शन करेगा, या आप ऊपर देखिए फंक्शनिंग ऑफ एमआईएस में, जब ये डिसीजन पावर होगा, डिसीजन पावर क्यों होगा? इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। सबसे बड़ी बात, क्योंकि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, सही ढंग से होगी, तो आप आगे आने वाले टाइम में आप अच्छे से उस चीज को लेके जा सकते हैं, मतलब काम कर सकते हैं, आप प्रॉपर ग्रोथ मेंटेन कर सकते हैं, प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं। इम्प्रूविंग एफिशिएंसी में ये जितने भी काम हमारे नीचे कोई भी व्यक्ति कर रहा है या हमारे कोलिग साथ में काम कर रहा है, इट हेल्प्स द मैनेजर टू कंडक्ट द वर्क विथ फुल एफिशिएंसी, with full betterment, so that they can upgrade themselves by putting more and more of हार्ड वर्क तभी आता है when you are having proper decisions, तो आप उसको इम्प्लीमेंट करा पाते हैं। इम्प्लीमेंट करा पाते हैं, यू नीड गुड पीपल, तो गुड पीपल मीन्स एफिशिएंट पीपल, एफिशिएंट पीपल होंगे दे विल पुट मोर, इम्प्रोवाइज देमसेल्फ, एफिशिएंसी आएगी वर्क में। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कनेक्टिविटी, जब कनेक्टिविटी एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के साथ होती है तो अपने आप में प्रोग्राम या आपका काम सही ढंग से चलता रहता है विथ अदर ऑर्गेनाइजेशंस टू। When we talk about characteristics of MIS, MIS का मतलब ही होता है मैनेजमेंट ओरिएंटेड, अब मैनेजमेंट डायरेक्टेड। अब मैनेजमेंट डायरेक्टेड इज ऑल अबाउट, जब हम मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं, इट शुड बी स्ट्रक्चर्ड, प्रॉपर, व्यवस्थित हो। कैसे व्यवस्थित होगा? जो भी मैनेजमेंट का डिसीजन है या जो भी मैनेजमेंट का डायरेक्शंस है, दैट शुड बी वेरी मच फैक्टराइज्ड, पूरे फैक्टर्ड हो, प्रॉपर हो, इट runs parallelly with the management, so that यहाँ पर दोनों के बीच में एक गैप ना हो, यानी कि वी आर जस्ट मिनिमाइजिंग द गैप बिटवीन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द मैनेजमेंट। फिर उसके बाद हमने बोला आपसे कि मैनेजमेंट ओरिएंटेड हो। मैनेजमेंट ओरिएंटेड का मतलब होता है फोकस्ड, एंड फोकस मीन्स टू सेटिस्फाई द इंफॉर्मेशन नीड्स। जो मैनेजमेंट की डिमांड है, जो मैनेजमेंट का टारगेट है, उसको व्यक्ति सेटिस्फाई कर पाए। इंटीग्रिटी, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है अखंडता। अखंडता आप इंटीग्रिटी ईमानदारी से भी मान सकते हो। जब इंटीग्रेटेड सिस्टम का मतलब होता है इट हैज द कैपेबिलिटी ऑफ जनरेटिंग मोर एंड मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन टुवर्ड टू मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन हैज द कैपेबिलिटी ऑफ जनरेटिंग मोर एंड मोर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, सारी इंफॉर्मेशन जो भी दी जा रही है या हमें तक पहुंचाई जा रही है, वो कैसी रहेगी? मोर इंटीग्रेटेड फॉर्म में रहेगी। फिर नेक्स्ट उसमें पार्ट बताया है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है जब भी कोई चीज, इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है, वो इट शुड बी वेरी मच कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मीन्स जहाँ जो भी डेटा है वो कैसे हो, दे शुड बी कनेक्टेड बाय द सेम मेथड। सारी चीजें यहाँ वहां ना फैली हुई हो, जो प्रॉपर चैनल चल रहा है उस प्रॉपर चैनल के साथ ही आपकी इंफॉर्मेशन भी उस तक पहुंचाई जा सके। फिर उसके बाद इकोनॉमी, ऑब्वियसली इकोनॉमी प्लेज अ मेजर रोल। इकोनॉमी का मतलब होता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कॉस्ट इफेक्टिवनेस मींस देयर आर सो मेनी हिडन कॉस्ट इन द डिजाइन, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ सिस्टम। तो वो जो कॉस्ट मॉनिटर की जाती है, दैट शुड बी वेरी मच क्लियरली एंड फुली इकोनॉमिकल। ना एज द वर्ड इज हेल्पफुलनेस। हेल्पफुलनेस का मीन्स होता है कि इट हेल्प्स। जो भी हमने अभी तक सारे ऑप्शंस बताए कैरेक्टरिस्टिक, ये सारे क्या होते हैं? हेल्प करते हैं। किस में करते हैं? प्लानिंग में करते हैं, एग्जीक्यूशंस में करते हैं, ऑपरेशन कंट्रोल में करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं? हेल्प करते हैं आगे बढ़ने के लिए। रिलायबिलिटी का मतलब होता है इट कैन बी, इट इज रिलेटेड टू द फंक्शनिंग, इट इज रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस। तो ये जो एक है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है रिलायबिलिटी का। क्यों है? क्योंकि इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द परफॉर्मेंस एंड कैन बी इंश्योर्ड ओनली थ्रू द चेकिंग एंड टेस्टिंग। अगर आपने कोई चीज ली है, जब तक आप उसको यूज नहीं कर ले, जब आप उसको चेक नहीं कर ले, तो आपका ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता। तो जब तक हम उसको चेक ना कर लें, जब तक हम उसको टेस्ट ना करें, तो यहाँ पर रिलायबिलिटी मेन फोकस्ड पॉइंट है। देन कमिंग ऑन द फ्लेक्सिबिलिटी। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है दैट वर्क्स इन अ डायनामिक वे, चेंजेस होते रहते हैं, बहुत सारे चेंज होते हैं, आउटवर्ड होते हैं, इनवर्ड होते हैं। और क्यों होते हैं? या तो गुड के लिए होते हैं, बेटर के लिए होते हैं, सो दैट जितनी भी फंक्शनिंग हो रही है, वो आने वाले जो टाइम है उसमें जो भी चेंजेस होने वाले हैं, उन चेंजेस को अडेप्ट कर सके, अडॉप्ट कर सके।
अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है इसी फर्स्ट यूनिट में, वो है सिस्टम कॉन्सेप्ट। सिस्टम कॉन्सेप्ट क्या होता है? आप सिस्टम कॉन्सेप्ट को अगर हम समझें तो आप ये मान के चलिए, जैसे हमारा बॉडी है, उस बॉडी के अंदर बहुत सारे संरचना चलती है। चाहे वो आपका ब्रीदिंग हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, या आपका डाइजेशन सिस्टम हो, ये सारे के सारे एक सिस्टम है जो हमारे बॉडी के अंदर चलते हैं। सेम ऐसे ही जो सिस्टम कॉन्सेप्ट बताया गया है, वो सेम वही चीज है जिसमें जब हम कोई भी चीज चलाते हैं तो वहां पर ग्रुपिंग, ऑर्डरली ग्रुपिंग, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, उसमें ऑर्डरली कॉम्बिनेशन हो, अरेंजमेंट हो, कोई एलिमेंट्स हैं, उनको स्पेसिफिकली कंबाइन किया जाए, सो दैट यहाँ पर जो सिस्टम को तरीके से बनाया जाए। तो हर एक सिस्टम, मैंने आपको एग्जांपल दिया अगर बॉडी का, तो हर एक सिस्टम का डिफरेंट डिफरेंट रोल होता है। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का रोल अलग होगा तो डाइजेशन सिस्टम का अलग होगा। ऐसे ही जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें भी सब चीजें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, बस उनको बेसिकली अरेंज इस मैनर में किया जाता है सो दैट वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहें, लिंक्ड रहें। यहाँ पर जो आपका सिस्टम कॉन्सेप्ट है, इसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है एक ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में एक संस्था है, संगठन है, जो कि बहुत सारी चीजों में डिवाइड रहता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। ऐसे समझिए कि जैसे अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक मैनेजर है, तो ऑब्वियसली वो मैनेजर को अपने दूसरे मैनेजर के साथ लिंक बनाना पड़ेगा। एक मैनेजर हो गया तो एक जनरल मैनेजर हो गया, एक अदर स्टाफ हो गया। तो यहाँ पर आप देखो तीन तीन संगठन है, तीन तीन व्यक्ति हैं जिनका अपना अपना डिपार्टमेंट होगा। तो यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होती हैं, तो इनके आपस में व्यापारिक या कमर्शियल या टर्म्स, कोलिग्स के जो भी होते हैं, वो सारे के सारे एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई ओनर होता है, मालिक होता है, उसके अंडर में वो सीईओ अपॉइंट करता है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहता है, उसके अंडर में तीन या चार लोग अहम रोल प्ले करते होंगे। या तो मार्केटिंग मैनेजर होगा, या प्रोडक्शन मैनेजर होगा, अकाउंट्स मैनेजर होगा। इनके नीचे भी कोई ना कोई होगा, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई मैकेनिक होगा, या अकाउंट डिपार्टमेंट होगा। आप ये सोचो कि ये एक सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पीपल हैं, डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हैं, पर आपस में एक दूसरे के साथ इंटर कनेक्टेड है। सेकेंड पॉइंट इसमें दिया है इंटरक्शन। इंटरक्शन का मतलब होता है जब भी कोई कमर्शियल सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, जैसे बहुत सारे यूनिट होते हैं, चाहे वो परचेज यूनिट हो, चाहे वो एडवर्टाइजिंग यूनिट हो, चाहे वो सेल्स यूनिट हो, चाहे वो पेरोल यूनिट हो, ये सारे के साथ वे आपस में इंटर कनेक्टेड हैं। जुड़े किससे हैं? किसी एक व्यक्ति से जुड़े हैं, पर आपस में ये लोग इंटर कनेक्टेड हैं। ये सब हमको बता रहे हैं सिस्टम। सिस्टम जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में रोल प्ले करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस क्या होता है? इंटरडिपेंडेंस रिफर्स टू द डिपेंडेंस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। जो भी इंटर, इंटर मतलब इन हाउस, डिपेंडेंसी मतलब होता है एक दूसरे पर निर्भरता। जो विभिन्न भाग हैं या डिफरेंट डिफरेंट भाग हैं, उन पर एक दूसरे की निर्भरता उन रहती है, जिससे वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन से कनेक्टेड रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके पास आने वाले टाइम में वो सही ढंग से सब सिस्टम को मिला के प्रॉपर प्लानिंग कर सकें। फिर आती है बात इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन में पहले बताया था, इंटीग्रेशन क्या होता है? जब सारे सारे जो जो जिसे अपन अखंडता का जितने भी तंत्र हैं, जितने भी भाग हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं, सब यूनिट्स हैं, उन सबका क्या होगा? मेजर गोल क्या है? अटेनमेंट क्या है? गोल, अटेनमेंट ऑफ द गोल इज कि वो सारी के सारी चीजें अच्छे से उसको सफलता पूर्वक काम कर सके। नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये पूरा जो होल सिस्टम विल बी अ फेलियर। तो ये सारे जब सिस्टम एक साथ काम करेंगे तो ऑब्वियसली इट विल मेक अ सक्सेस, अदरवाइज द पीपल विल बी एंड द डिपार्टमेंट विल बी अनसक्सेसफुल। देन कम्स विद द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव। अब सेंट्रल ऑब्जेक्टिव क्या बताया गया है? सेंट्रल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जो भी पर्पस है, जो भी सिस्टम का केंद्रीय लक्ष्य है, वो अंतिम विशेषता केंद्रीय लक्ष्य होती है। जैसे कि अगर हमने आपसे कहा कि द फाइनल पिक्चर ऑफ सिस्टम सेंट्रल ऑब्जेक्टिव, सेंट्रल ऑब्जेक्टिव उद्देश्य। जब हम कोई एफर्ट बना देते हैं, किस लिए देते हैं? को सर्टेन ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए, तो वो सिस्टम या तो सक्सेसफुल होता है या अनसक्सेसफुल होता है। तो ये पूरा होल सिस्टम इज कनेक्टेड विद सो मेनी सब पार्ट्स, जिसकी सबकी स्पेसिफिक ड्यूटी क्या होती है? अकम्पलिशमेंट। ये हो गया आपका सेंट्रल ऑब्जेक्टिव।
देन कमिंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब टाइप्स ऑफ सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो आप देखो यहाँ पर फिजिकल सिस्टम दिया हुआ है। फिजिकल सिस्टम क्या होता है? फिजिकल सिस्टम से अभी मान के चलिए कोई भी चीज जो कि टेंजिबल है। टेंजिबल मतलब स्पर्श वाली है। अब स्पर्श वाली क्या चीज है? मैं आपसे बात कर रही हूँ, ऑब्वियसली मेरे हाथ में ये टेबल भी है, कुर्सी पे भी बैठी हूँ, टेबल भी है, और पेन भी है, और उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं उसमें टेंजिबल फॉर्म में काम करती हूँ। फिजिकल सिस्टम जो भी है या मोबाइल भी है, दैट इज ऑल्सो टेंजिबल पार्ट। Coming, for example, अगर things you are using in the company, office table, chair, helpful in running a computer, या आपका concrete कोई भी item है, that is a physical system. अब coming on to the abstract system. Abstract system क्या होता है? Abstract system is imaginary, जो काल्पनिक है, जिसे आप छू नहीं सकते। अब आप क्या नहीं छू सकते? आप सोचिए कोई भी सिचुएशन है, कंसेप्चुलाइजेशन है, कोई भी इमेज है, एल्गोरिथम है, कोई मॉडल कंप्लीट करना है, इमेजनरी आपके पास कोई टास्क fulfill करना है। तो abstract system is the imaginary and intangible thing, and in such system there is a abstract conceptualization of physical situations. थर्ड इज ओपन एंड क्लोज्ड। एंड ओपन सिस्टम क्या है? ओपन सिस्टम मतलब खुला सिस्टम। खुला सिस्टम कैसे हिंदी में बताते हैं आपको, कि जो स्वतंत्र रूप से संपर्क स्थापित करता है, यानी कि independently you are connected with the environment, receiving input and returns it, keep on changing accordingly to the मतलब वातावरण के हिसाब से वो अपने आप को बदलता रहता है। लेकिन जो क्लोज सिस्टम होता है वो उसका आपका पर्यावरण से, एनवायरनमेंट से, बाहरी संरचना से कोई मतलब नहीं रहता। उस वहां पर कोई चेंजेस नहीं होते, मतलब इन इट डज इज नो वे ऑफ रिलेटिंग विद द एनवायरनमेंट। एज अ रिजल्ट क्या होता है? द चेंजेस अकरिंग इन इट्स एनवायरनमेंट डू नॉट अफेक्ट। अब जैसे अगर हम मान के चलते हैं कि पृथ्वी है, पृथ्वी को वन सिस्टम के बारे में हम समझा जाए तो पृथ्वी की बाउंड्री वॉल वायुमंडल का बाहरी छोर है। अगर पृथ्वी एवं शेष ब्रह्मांड के बीच में किसी भी तरह का कोई भी आदान प्रदान नहीं होता है तो क्या हो जाएगा? सारा सिस्टम बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ऊर्जा पृथ्वी के बाउंड्री से होकर गुजरती है, और उसमें ही सब चीजें बंद हो जाएंगी तो हम परेशान हो जाएंगे। अब यहाँ नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब ये इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? इनफॉर्मल एक होता है फॉर्मल, अनौपचारिक। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? विच कलेक्ट्स और प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ईदर फ्रॉम डिसीजन मेकिंग और फॉर द इम्पोर्टेंट ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। मतलब जो निर्णय लिया जाता है किसी भी संगठन के साथ महत्वपूर्ण संचालन के लिए सूचना एकत्र करने या प्रदान करता है। उस संगठन में निर्णय लेने के लिए सूचना का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो जब तक हमारे पास बाहर से, यानी कि जब आप समझे कि अगर बाजार में उपलब्ध कोई भी चीजें प्रतियोगियों के लिए हैं, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में अगर आता है तो वो किस जिन भी चीजों से बनता है उसकी जो कीमत हम तय करते हैं वो तय करने में हमें हेल्प होती है। तो द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल इन द मार्केट। जो एक सामान मैंने बनाया, एक पेन मैंने बनाया, दूसरा व्यक्ति ने दूसरा पेन बनाया, उन दोनों में कीमतों में अंतर होगा। उस कीमत को बनाने में, यानी कि वो जो लागत लगी है दोनों पेन में, क्या क्या उसमें चेंजेस हैं, क्यों दोनों में अंतर है, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन हमें बाहर मार्केट से ही मिलती है। और कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम जो भी है, जो इंफॉर्मेशन है जो हमारे सिस्टम, जो कंप्यूटर से हमको, यानी कि एक तो इंफॉर्मेशन जो है बाहरी तरफ से मिल रही है, और एक वो इंफॉर्मेशन है जो हम यहाँ साझा करते हैं, जो हमें सूचना यानी कि कंप्यूटर से मिलती है। फिर यहाँ पर आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है सिस्टम कॉन्सेप्ट। अब सिस्टम कॉन्सेप्ट क्या होता है? सिस्टम कॉन्सेप्ट मीन्स द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। A system can be simply defined as a group of interrelated or interacting elements forming a unified whole. इसमें जो मेन आपको टॉपिक दिया हुआ है जैसे कि डिकम्पोजिशन है, या जैसे इसमें इंपॉर्टेंट सिस्टम जो मान डिकम्पोजिशन है, मॉड्युलैरिटी है, कपलिंग है, कोहेशन। अब डिकम्पोजिशन क्या होता है? इसमें मेंशन किया है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन सिस्टम इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स। डिकम्पोजिंग कोई भी चीज का खत्म होना, क्षय होना। तो ये जब सिस्टम खत्म होता है, डिकम्पोजिंग सिस्टम आल्सो अलाउस अस टू फोकस ऑन वन पर्टिकुलर पार्ट ऑफ सिस्टम, मेकिंग इट इजियर टू हाउ टू मॉडिफाई द वन पार्ट। एक कोई चीज खत्म हो रही है तो दूसरे चीज को हम कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं। मॉड्युलैरिटी इज द रिजल्ट, जो नया चेंज आया है, जो हमने जो पुराना चीज खत्म हुई है उसमें हमें नए में हमने क्या नया चीज करी है, वो आपका मॉड्युलैरिटी है।
कपलिंग का मतलब होता है कोई भी एक पुरानी चीज और नई चीज को हम लोग आसपास जोड़ते हैं और इंडिपेंडेंटली काम करवाते हैं। सेम इज द कोहेशन। ये आपके सब सिस्टम्स हैं। यहाँ पर आप जो फर्स्ट आपका जो यूनिट है, इस फर्स्ट यूनिट में आपका जो मेन टॉपिक है, जैसे कि मैनेजमेंट क्या है, एमआईएस क्या है, सिस्टम एंट्रोपी, सिस्टम कॉन्सेप्ट क्या है, सिस्टम टाइप्स क्या है, ये सारे की सारी इस यूनिट फर्स्ट यूनिट में कवर की गई है। होप यू हैव अंडरस्टूड। In any case, if you are having any questions, please let me know. Thank you.